एहसास था कि सरकार ने कुछ ठोस कार्रवाई कराई होगी, सरकार ने, पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने कुछ ठोस किया होगा, आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया होगा, पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया गया होगा कि जो कानून है वो आपके साथ है, जो पुलिस और प्रशासन सरकार है वो आपके साथ है। और इसकी वास्तविक स्थिति वहीं जाके पता लगनी थी। तो मैंने तय किया कि भाई पहले प्रशासन पुलिस को काम करने का मौका दे दे, फिर वहां चले, फिर जाके देखने का, जानने का प्रयास करें कि वास्तविकता क्या है। मैं इन दो घटनाओं पे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ताजा उदाहरण है। 21वीं सदी चल रही है, आजाद भारत। जब आप किसी प्रगतिशील व्यक्ति से बात करेंगे या किसी से भी बात करेंगे जो अपर कास्ट के लोग होंगे, तो वो आपसे पहली लाइन में कहेंगे कि अब कहां जातिवाद है। नहीं, हम तो जातिवाद को नहीं मानते हैं, जातिवाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। पहले हुआ करता था, अब जो पहले हुआ करता था उस पर आज क्यों चर्चा कर रहे हैं। हम जब अपने हक की लड़ाई की बात करते हैं, हम अपने हक मांगने की बात करते हैं, तो वो तुरंत हमारी राजनीति पे भी और हम पे भी जातिवादी होने का ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन जातिवाद क्या है, इसका सच जो है और ये कितना खतरनाक है, ये भी आपको जानना समझना चाहिए। ये आप तब तक नहीं जानेंगे ना जबकि ये है शहरों में भी, लेकिन जब तक आप गांव में निकल के नहीं जाएंगे, गांव की गलियों में, आप गांव तक, क्योंकि बड़ा जो है ना, लगभग 80% लोग जो है ना वो गांव में रहते हैं आज भी भारत के अंदर। 20% आबादी शहर में रहती है। जो शहर की चाक चौबंद आप देखते हो वो 20% लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए वो सिर्फ कुछ देर का एहसास है जब वो जाते हैं उन शहरों में। ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन आज हम मुद्दे पे रहते हैं। तो जब मैं उस परिवार के पास बैठा, क्योंकि मेरे साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब किसी मामले में जाता हूं तो तब जाता हूं जब न्याय नहीं हो रहा होता। घटना तो रोज होती है, एक नहीं 1000 घटना होती है, लेकिन जहां न्याय नहीं हो रहा होता है और जहां सिस्टम, पुलिस, प्रशासन मिलकर न्याय को बाधित कर रहे होते हैं और पीड़ितों को सताने का काम कर रहे होते हैं, वहां मैं स्वयं जाता हूं। और सिर्फ जाता नहीं हूं, क्योंकि न्याय एक दिन में सुनिश्चित नहीं होता। घटना हुई है और आज ये लोकतांत्रिक देश है, यहां संवैधानिक संस्थाएं हैं, पुलिस है, प्रशासन है, जुडिशरी है। तो कोई घटना होती है, फिर उसमें एफआईआर दर्ज होती है, फिर उसमें गिरफ्तारियां होती है, एविडेंस कलेक्ट होता है, कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में सुनवाई चलती है, गवाहियां होती हैं, क्रॉस होती हैं गवाहियां। उसके बाद जो है फिर कहीं जाके कोर्ट तय करता है कि असलियत में घटना हुई क्या थी और उस पर क्या क्या चार्जेस फ्रेम होने चाहिए। तो एक लंबी प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई न्याय तो नहीं मिलता, भाई आप जाते हो। इतना आसान नहीं है न्याय। यहां तो रेप और हत्या के बाद एफआईआर नहीं लिखी जाती, सामूहिक तौर पे बहिष्कार होता है। हरियाणा में बड़े पैमाने पे चला हुआ है। घर जला दिए जाते हैं, जमीन को दबाने का, छीनने का प्रयास किया तो उसका विरोध करने पर हत्या हो जाती है। बहुत सारी घटनाओं पे जिक्र करूंगा मैं, लेकिन अब मैं प्रयागराज की उस घटना की स्थिति आपको बता देता हूं। ये आज की घटना नहीं है, ये घटना 7/9/2019 में घटी पहली बार, जब इस परिवार पे वहां के दूसरे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उन्होंने हमला किया। परिवार ने पुलिस बुलाई, मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दी। कई दिन के बाद जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ। अब समझिए कि कई घटना हुई है, पुलिस का काम है कि भाई वो मुकदमा दर्ज करे, पीड़ित परिवार को सुन के आरोपियों को गिरफ्तार करे। लेकिन कमाल की बात मुझे वहां जाने के बाद पता लगी कि 2 साल से ज्यादा के समय में लोग कहते हैं एसएस चेक का दुरुपयोग हो रहा है। सच तो यह है कि जुडिशरी में जिस तरह की खामियां हैं, अपराधियों को जिस तरह से सत्ता का संरक्षण और जुडिशरी का संरक्षण है, उसके कारण 4% के मुकदमों में
कन्वेक्शन होता है। सजा की जो प्रक्रिया है 4% मुकदमे में होती है, बाकी मुकदमे तो ऐसे ही। तो मैं समझता हूं कि 2 साल में जो लोग कहते हैं एससी एक्ट का दुरुपयोग होता, दोबारा दोहरा रहा हूं, दुरुपयोग नहीं होता, एससी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता है। कि मैं जातियां नहीं ढूंढता हूं, ना महिलाओं में, ना दलितों में, ना पिछड़ों में, ना आदिवासियों में, और ना कहीं। ये मैंने आज दलित शोषण की 2 घटनाओं पे बात रखी, अपना दर्द आपको बताया कि मैं क्या फील कर रहा हूं। इसके साथ साथ ऐसी घटनाएं रोज किसी न किसी स्टेट में होती, आदिवासियों के साथ, पिछड़े वर्ग के कमजोर जो पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ, महिलाओं के साथ, ईसाइयों के साथ, बौद्धिस्टों के साथ, जैनियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। तो घटनाओं का रूप बदल जाता है, शोषण मगर होता ही होता है किसान के साथ। मैं ये बातें आपसे क्यों बता रहा हूं? कल से मैं सोच रहा हूं कि इसको कैसे रोका जाए, और इसका एकमात्र रास्ता वो है कानून का इम्प्लीमेंटेशन, कि कानून को सही तरह से लागू कराया जाए। वो लागू करने के लिए सरकार की जरूरत है, सत्ता की जरूरत है। सड़कों के आंदोलन से हम सिर्फ न्याय दिला सकते हैं, न्याय के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्त करके हम न्याय दे सकते हैं। फैसला आपको करना है। गुलामी आदत बन गई है हमारी, हमको लगता है कि हम गुलामी से मुक्ति ले ही नहीं सकते, मगर इस लाइन में एक बहुत छोटी सी बात है। अगर आप इस गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, चुपचाप चुपचाप अत्याचार सहने की एक आदत सी पड़ गई हमारे लोग, चुपचाप। अगर इन गुलामी से मुक्ति चाहिए, जिस बात से आपको परेशानी है, अगर आपको उससे मुक्ति चाहिए तो आपको उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, उतना बलिदान भी देना पड़ेगा, उतना संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो जो चुपचाप आप सह रहे हैं उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और एक अवसर तब होता है जब बाबा साहब अम्बेडकर इस लाइन को कहते हैं कि पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारे ताले खोल सकती, जो आपके जीवन में सारी परेशानियां सबका हल निकाल सकती। मैंने उत्तराखंड की रैली में 6 प्रोग्राम दिए थे, 7 प्रोग्राम कि हम क्या क्या करेंगे। वो मैंने अपने फेसबुक वॉल से लिखवाए भी हैं। और मैं ये सिर्फ मैंने लिखा नहीं, अगर किसी को शक है तो मैं बता रहा हूं कि ये हम करके रहेंगे और करेंगे। और मैं कोई बात संविधान के विरुद्ध में जाके नहीं कहता हूं, ये हम कर सकते हैं। जो अब तक हुआ है उससे बेहतर चाहिए तो आजाद समाज पार्टी को चुनिए। अगर परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन के आंदोलन में शामिल होइए। जिन समस्याओं से दिक्कत है उनमें सुधार चाहिए तो सुधारवादी बनिए। एक दूसरे पे उंगली उठाना छोड़िए, एक दूसरे से सवाल करना छोड़िए। आपका क्या योगदान है ये सुनिश्चित कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। मैं इस दर्द को लेके लड़ सकता हूं, लेकिन जब तक आप मुझे राजनीतिक शक्ति नहीं देंगे मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। और अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो फिर मुझे राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। अगर आज सदन में हमारा मेंबर होता तो उत्तराखंड का सदन नहीं चलता। पहले जवाब देना होता कि उसको क्यों मारा और सरकार उसके लिए क्या कर रही। अगर यूपी के सदन में हमारा आदमी होता तो यूपी के सदन में मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देता। यूपी के मुख्यमंत्री जवाब मांगता कि उन 4 लोगों की हत्याओं को बता, और उसके बाद आजमगढ़ में जो 2 दलित लोगों की हत्या हुई उन पे क्या हुआ, उन पे सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही, पुलिस क्यों गुंडों को बचा रही है, उस पर जवाब दो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।